नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। जम्मू कश्मीर में जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उसके ऊपर अक्सर हम चर्चा करते हैं और आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जो पर्सनालिटी हमारे साथ आज बातचीत में मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन करवा दूं। फॉरवर्ड मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्यामलाल शर्मा जी हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद हैं। सबसे पहले आपका शर्मा साहब स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई थी, मिलिटेंट्स के जो ऑर्फन्स हैं उनके बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप के लिए अनाउंसमेंट की गई थी। हालांकि उसके जो डबल अमाउंट के लिए MHA ने उसको होल्ड पे भी कर दिया। पास्ट में अगर हम जाएं 2002 में, तो जब PDP द्वारा हीलिंग टच की बात की गई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका काफ़ी विरोध किया था, काफ़ी बोला था इसके खिलाफ। इस डिसीज़न को किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले ये सवाल। देखिए, सबसे पहले तो मैं रिकॉर्ड को स्टेट करना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का अभी नहीं हुआ है। 96 से लेके आगे जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट रही, जब यहाँ पे 6 साल के बाद 90 के बाद 96 में, और उसके बाद फ़ारूक अब्दुल्ला की सरकार आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी सरकार, उसके बाद 2002 में जो मुफ्ती साहब और कांग्रेस की सरकार आई, जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंटें रहीं तो उसमें उन्होंने ये पॉलिसी जो थी उसमें फ्रेम की थी। और मुफ्ती साहब ने उसको एक अलग नारा दिया था हीलिंग टच का। और उसके साथ साथ जितनी भी सरकारें रही हैं तो ये उनको जो था ऑर्फन बच्चे जो थे, सिर्फ मिलिटेंट्स के ही नहीं, जो दूसरे भी मिलिटेंटों ने जिनके पेरेंट्स को मारा हुआ है, वो जो ऑर्फन बच्चे हैं। और अगर आप वो किलिंग देखेंगे तो कश्मीर से जम्मू प्रोविंस में ज़्यादा है। वो सिर्फ एक समुदाय के नहीं हैं, अगर दूसरे समुदाय के भी अब आप देखेंगे कि वहाँ पे एक समुदाय के जो हैं उनकी उन्होंने हत्या की, तो जम्मू में अगर आप देखेंगे कि जितनी समूहिक हत्याएं यहाँ पे हुई हैं इतनी कश्मीर में नहीं हुई हैं। तो क्योंकि ये हमारा वर्स्ट एरिया रहा है, एस्प्राई, डोडा, पुंछ, रजौरी, इवन उधमपुर का जो एरिया रहा है। अब आप जम्मू में भी मिलिटेंसी जो है वो पीक पे रही है। तो ये जितनी भी सरकारें रहीं, अब उसमें इस समय भारतीय जनता पार्टी पे ये प्रश्न चिन्ह क्यों आता है? जहां भारतीय जनता पार्टी को अकाउंटेबल होना था, वहां पे उन्होंने इस आर्डर को जो जहां से इन्हांसमेंट के लिए कहा है, क्योंकि ये सिक्योरिटी रिलेटेड फंड्स आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो देती है, तो वो उन्होंने वहाँ पे होल्ड कर लिया कि इसको इन्हांस नहीं करेंगे, डबल नहीं करेंगे। अगर 750 मिलता है, 750 तो 1500 नहीं करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पे तो ये बात आती नहीं है। ये तो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उसके बाद PDP और कांग्रेस ने, उसके बाद फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने, जिस सरकार में हम भी थे, तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस था। अब इन्हांसमेंट की बात है तो मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए, लेकिन ठीक है कि जम्मू के और जो राष्ट्रवादी नागरिक हैं उनको सचेत रहना चाहिए, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार में कुछ लोग नहीं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो सेक्रेटरीट में बैठ के हुए शरारतें करते हैं। अभी एक आर्डर निकलता है तो 2 घंटे के बाद उसको रिसाइन करना पड़ता है, जहाँ होल्ड पे करना पड़ता है। इससे कहीं ना कहीं जो सरकार की कार्यप्रणाली है, जो एफिकेसी है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठता है। यहाँ की सैक ने तो करके भेजा होगा ना, तो दे आर अकाउंटेबल, दे आर आंसरेबल। भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के और हिंदुस्तान के जो इस समय गृह मंत्री हैं, अगर वहाँ से होके आ जाता तो फिर हम और हमारी पार्टी जो है वो उसके लिए अकाउंटेबल थी। तो ये जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी या दूसरी पॉलिसी है, ये बहुत पुरानी है, अभी की नहीं है। SRO 202 का जाना। अब बात करेंगे हम युवाओं की। सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैजुअल लेबर जितने भी वर्कर्स हैं वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट किया गया, उसमें उनका कहना है कि हमें जो रिलैक्सेशंस दी गई हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारे लिए अलग से जो है हमें कंसिडर किया जाए। रहबले खेल के फिज़िकल जो टीचर्स हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस तरह से BJP इसे देखती है और क्या स्टैंड है आपका? देखिए, BJP का स्टैंड बड़ा क्लियर है, और आपने अगर मेरे पिछले 4 इंटरव्यू देखे हुए, जब उन्होंने इसको एब्रोगेट नहीं किया था, तो मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ये इस समय जो भारतीय जहाँ की सरकार है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जिसको हेड कर रहे हैं, और यहाँ पे
एक संविधान, एक विधान और एक प्रधान हो गया है। ये 70 साल का जो संकल्प था भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने पूरा किया। तो मैंने वहाँ ये बात कही थी और ये बात भी कही थी कि ये मेरा इंडिविजुअल ये बात है, लेकिन मैंने ये कहा था कि ये इस समय कि जो जम्मू कश्मीर की जो यूटी है उसमें ये, उस स्कीम में ये फिट इन नहीं होता। यही बात बाद में हमारे माननीय मंत्री जी ने भी यहाँ पे की और फिर उन्होंने अपने गुड ऑफिसर्स का यूज़ करके ये थोड़ा इसको डिले हुआ। और उसका कारण ये था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस समय अपने ही ताम झाम में चल रही है। उनका लोगों के साथ तो कोई ज़्यादा आदान प्रदान है नहीं और डायरेक्टली वो अकाउंटेबल भी नहीं है। वो बड़े बड़े लोगों का फ़ोन नहीं उठाते, तो अगर बाकी लोगों को कहाँ उनको अप्रोच है। यही फ़र्क होता है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में और एक ये जो सरकार जो है नॉमिनेटेड सरकार जिसको हम बोलते हैं। तो बहुत से इशू आपने और 202 को जाना बिल्कुल ठीक था। आपने इशारा किया कि आप वो कह रहे हैं कि हमें नोशनल बेनिफिट नहीं चाहिए, हमें सारे बेनिफिट मिलने चाहिए। लेकिन मैं उनको अगले दिन मेरी उनके अध्यक्ष से बात हुई थी और मैं बड़ा स्ट्रेट बोलता हूँ। मैंने कहा भैया कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रा करनी होगी। अब अगर गवर्नमेंट ने इतना बड़ा रोल बैक किया है, फैसला वापस ले लिया है और 2 साल का आप लोगों का प्रोबेशनरी रखा है, उसको भी आप लोग जो है कहीं ना कहीं कुछ देने की भी हमको आदत डालनी चाहिए। तो अगर नहीं होता तो आप लोगों ने तो अप्लाई किया हुआ है, तो उस समय तो ये सारी कंडीशन जो थी और ये ले डाउन थी ना, कहीं कोई पर्दा तो नहीं रखा हुआ था सरकार ने। ये कंडीशन तो ले डाउन थी कि आप लोगों को 5 साल प्रोबेशनरी रहना है, इतना मालूमेंट आपको मिला है। लेकिन उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने किया है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं कैप रखनी पड़ती है सिस्टम को चलाने के लिए, एक खुला नहीं उसको आप छोड़ सकते। हाँ, कुछ एरिया है जिसको विज़िट करना है। 520 एक बनाया था जहाँ पे ये जो नीड बेसिस हैं, कैजुअल लेबर हैं, ITI ट्रेंड हैं, उनकी एक तादाद है 60,000 है या लाख है जी। लेकिन 61,000 का तो मुझे भी पता है, वो तो कैबिनेट का मीमो भी उसके साथ लगा हुआ है, अभी भी वो कॉपी मेरे साथ है। उसके बाद कुछ एड इन हुए हैं, वो रिक्वायरमेंट थी या कैसे हुए उसमें मैं जाना नहीं चाहता, उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। रैबरे खेल की आपने बात की, हमने रैबरे ज़राअत को किया था। लेकिन हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को मैं गुजारिश करूँगा कि जब आप अप्लाई करते हैं ये सारी कंडीशनें उस पर जो हैं वो अंकित होती हैं। उसके बाद हम जिस तरह से हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के लोग हैं, अब 10,000 लोग वो हैं, तो अगर हम गाइडलाइन में जाएंगे, इसी तरह से NHM है जिसको NRHM बोलते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये सारे एरियाज़ हैं, वंस फॉर ऑल इनको सेटल करने की ज़रूरत है। और उसके बाद एक रिक्रूटमेंट जो है पॉलिसी जो है, एक ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी आ जाए इस स्टेट को चलाने के लिए, और एक ट्रांसपेरेंट जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र पॉलिसी आ जाए, सो दैट्स के लोगों के लिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ पे वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें। तो ये बहुत से रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है उसमें कर भी रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। तो ये आपने SRO 202 की 24 की बात की, 520 की बात की, डेली रेटेड वर्कर कैजुअल नीड बेसिस की आपने बात की। तो ये एरिया है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लद्दाख में इंडिया और चाइना के रिलेशंस की बात की जाए, अभी रिसेंटली एक वायलेंट फेस ऑफ हुआ और उसके बाद से भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगा रही है। आप भी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, फॉर्मर मंत्री रहे हैं, क्या लगता है आपको कि डिप्लोमेटिक मसला है या फिर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है? देखिए, अब ये बड़ी देर 45 साल के बाद चाइना ने बीच में होता है जहां आपकी अब एक मैं ये नेचुरल है। यहाँ हम आपने देखेंगे हमसाया के साथ दीवार का झगड़ा है, कहीं मेरे कोई प्लांट लगाया है तो उसकी टहनी वहाँ पे चलेगी तो उसका शैडो हो रहा है। तो ये ह्यूमन फिनोमिना है, ये कोई नई बात नहीं है। हमने भी यहाँ स्टेट सरकार में रह के देखा है और लद्दाख में भी आना जाना होता था, वो कभी होता, ऐसी बातें होती रहती। लेकिन अब इस पर पॉलिटिक्स हो रही है। आपने मुझे बोला कि ये डिप्लोमेटिक इशू है कि जहाँ और है, होता तो 2 कंट्रीज़ में जो है वो डिप्लोमेटिक इशू ही होता है। लेकिन जहाँ पे जो अखिल भारतीय कांग्रेस है वो इसको इशू बना रही है, इशू आउट ऑफ इशू, पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स। वो श्रिंक तो हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी विचारधारा जो उनकी थी उससे समझौता कर लिया। वो कहीं उनकी सोच
135 साल की पार्टी की वो नहीं रही। तभी जो राष्ट्रवादी लोग हैं आज वो छोड़ के मेरी तरह उससे बाहर आ रहे हैं। ये नहीं है कि उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस हो रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग नॉर्थ ईस्ट से देखे, मैं अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करूंगा, और जो लोग हैं वो इसलिए वहाँ पे छोड़ रहे हैं कि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क हो गया और लीडरशिप वैक्यूम है। वो इशू से इशू निकालने की कोशिश करते हैं, ये नहीं सोचते कि मुल्क की सालमियत के साथ, एकता और अखंडता के साथ अगर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह भी लगाना है तो हम अंदर करें ना बात। बाहर हम जो अपने दुश्मन को जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अपने एक स्वार्थ के लिए। मुल्क के स्वार्थ से बड़ा तो कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये आप ज़्यादा उनको डिस्कस नहीं करा करें। अब वो श्रिंक होती 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 जो है वो पोटली में बंद हो गई है। अगर इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे तो खुद भी एक्सपोज होंगे। देखें आपने क्या क्या बातें आ रही हैं अब बाद में। प्राइम मिनिस्टर लीव फंड से एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक एनजीओ को पैसा जाता है, चैरिटी को। क्या आपदा बन गई उस पर? कौन सी इमरजेंसी आ गई? कौन सी ऐसी क्लाइमेट डिज़ास्टर हो गया कि उसको फंड दिया गया? बहुत सी बातें हैं। तो जब अपने घर शीशे के हो तो दूसरों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। जम्मू का नाम सिटी ऑफ टेम्पल्स है और कांग्रेस प्रोटेस्ट करती आ रही है। पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो प्रोटेस्ट किया गया। कहना है उनका कि सिटी ऑफ टेम्पल से बदलकर सिटी ऑफ टोल इसका नाम कर देना चाहिए। किस तरह से आप इसे देखते हैं? क्योंकि अब एक टोल लगने जा रहा है कठुआ में, अखनूर में भी एक टोल लगने जा रहा है। किस तरह से आप इसे देखते हैं? जो कांग्रेस के लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनको ये पूछना कि जब बन प्लाजा में लगा था तो किसकी सरकार थी? 2008 में किसकी सरकार थी? जब से पॉलिसी फ्रेम हुई तो कब किसकी सरकार थी? ये रोड मैप जो था अपना, जो यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कनेक्टिविटी का, आने जाने के जो साधन हैं जिनको राष्ट्रीय मार्ग कहा जाता है, शेरशाह सूरी ने बनाया था उस समय अपने ज़माने में। उसके बाद 2000 में जो अटल बिहारी वाजपेयी की आई थी उसमें ये कंसीव हुआ, नदियों को जोड़ना, ये राष्ट्रीय मार्ग जो हैं इनको जो है कॉरिडोर बनाने। तो कहीं ना कहीं से ये सरमाया तो लाना है। अभी इतना संपन्न भारत देश नहीं है जी। तो उसमें एक ये पीपीपी मोड की बात हुई कि अगर इसमें इतना इन्वेस्ट होगा तो 5 साल के लिए कहीं ना कहीं ये पूरे हिंदुस्तान के लिए पॉलिसी है। मैं आपको कहता हूँ कि आप जब लखनपुर से पार जाएंगे तो जलंधर तक आपको 4 टोल प्लाजा मिलेंगे। 130 किलोमीटर का रन है वो, इससे भी कम है। तो 4 पे आपको देना पड़ता है ना। तो अब जब हम कहते हैं एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, पूरे हिंदुस्तान में सब जगह टोल प्लाजाज हैं। अगर आप अक्रॉस द वर्ल्ड भी जाएंगे, दूसरे कंट्री में भी जाएंगे, वहाँ भी है। हालांकि बहुत संपन्न मुल्क हैं वो, मुझे पता है। इसमें मेरी बहुत विरोध होना है, बहुत से लोगों ने गालियाँ भी देनी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुल्क को चलाने के लिए, और खासूसन तौर पर इस रियासत को तो नहीं, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जाना है। 5 साल जब रोड की कीमत जो है वो पूरी हो जाएगी, फिर उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए आप देख रहे हैं कितने कितने। जब हम क्वालिटी सर्विसेज चाहते हैं, क्वालिटी सर्विसेज के लिए कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। और हिंदुस्तान के लोग और जम्मू के नागरिक जो हैं वो बहुत सशक्त हैं, सोच रखते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। कुछ लोग नून से नुक्ता निकालते हैं। मैंने वही कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने भी इसना अपने टाइम में विरोध किया था, आज भी कर रही है। लेकिन एक ये नेशनल पॉलिसी है, नेशनल हाईवे की, ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं, अब बेसिक कम्युनिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आता है, क्वालिटी सर्विसेज चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उस अभी आस्ता आस्ता हमें रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो हमारी रियासत है, अगर हमें अपने रेवेन्यू सीट से, जो हमारी अपनी आय है, टैक्स से जो आती है, कर से जो आती है, हम 2 महीने की सैलरी नहीं अपने लोगों को, तो अभी कल 80,000 पोस्टें और निकाली हैं, उनके लिए भी व्यवस्था करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना है। तो ये कहीं ना कहीं
थोड़ा सा हमें अपनी आदतें जो हैं उसमें डालना पड़ेगा, और लोग जो हैं वो मुल्क के प्रति बड़े वफादार हैं। ये पार्टियां कहती रहें, मैंने कह दिया कांग्रेस का जो आदमी इस पे प्रोटेस्ट कर रहा है उनको पूछो कि टोल प्लाजा वाला जो बन वाला है वो कब लगा था। तो जब सोंखा में लगा था तो उस समय कुछ लोगों ने विरोध किया था। तो ये मैंने एक मिसाल देता हूँ मैं कि गर्मी उसी को महसूस होती है जो किचन में काम करती है। मेरे जैसा तो नखरे करता है, क्योंकि यहाँ मेल शाबलिज्म है, हम लोग तो किचन में काम करते नहीं। बोलूँगा कच्ची है रोटी, या ज़्यादा पक गई, सब्जी में नमक ज़्यादा है, या इसमें ग्रेवी ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा डाल दी, तो वो हीट उसी को महसूस होती है जो किचन में है। व्हेन यू आर ऑन द चेयर तो आपको पता चलता है कि कैसे रन करना है, मुल्क को कैसे चलाना है। और इस समय एक बहुत बड़ी महामारी से हम गुजर रहे हैं। कोविड-19 जो डिजीज़ है कोरोना वायरस की, इससे जो स्प्रेड हुई है, इससे जो इकॉनमी अर्थव्यवस्था पे फ़र्क पड़ना है और पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ना है। जिनकी अगर जीडीपी ग्रोथ देखेंगे हमसे 10 टाइम मोर है, 20 टाइम मोर है। हम तो अभी 2.5 या 3 या 4 पे पहुंचे हैं। जो वेल्थ हमारी है वो देखेंगे तो 2.5 या 3 पे पहुंचे हैं। तो 23 या 25 ट्रिलियन तो जिनकी है वो देखो धराशायी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुल्क के लिए ये थोड़े थोड़े जो है वज़न हमें उठाना पड़ेगा बांट के। कोरोना से जुड़ा हुआ ही सवाल मैं करूंगा शर्मा साहब आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नेशन को एड्रेस किया था अनलॉक 1 के लिए, तो उनका साफ तौर पर ये इशारा था कि कोरोना से भी लड़ना है और आगे भी बढ़ना है। साफ तौर पर उनका इशारा था कि इकॉनमी को पटरी पे भी लाना है और कोरोना के साथ चलना है। रिलैक्सेशंस जो हैं वो मिल रही हैं, मॉल्स खुल गए हैं, होटल्स को खोलने की परमिशन मिल गई है, ट्रेडर्स जो है वो अपनी शॉप्स खोल के बैठे हैं, मेट्रोस चल रही हैं। लेकिन फिर भी एक कंसर्न है, ट्रेडर्स कह रहे हैं हमारे पास कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, हम लोग मार झेल रहे हैं, मेट्रोस खाली चल रही हैं। जो लोग जॉब्स कर रहे थे छोटी मोटी उनको भी वहाँ से निकाल दिया गया। तो ये कितना सीरियस मैटर है और किस तरह से आप ये सबसे बड़ी समस्या है। इसका जो शूटफॉल है ये अभी आगे देखने को और मिलेंगे। हालांकि हमारे लोग, जहां भारत के लोग बड़े सशक्त हैं, अभी आपने देखा कि आत्मनिर्भर भारत, जी देखिए हमारी लीडरशिप कितनी सशक्त है, कितनी विजनरी है, कितने स्ट्रांग लोग हैं। ईशा शक्ति देखो, और ईशा शक्ति का बल देखो कि उन्होंने ये सारी चीज़ों को, लोग धराशायी हुए हैं, उन्होंने एक रोड मैप दे दिया मुल्क को, और उसके लिए अर्थव्यवस्था के लिए भी पैसे का भी इंतज़ाम कर दिया कि 20 लाख करोड़ का ये जो है हमारा, ये उसमें अलग अलग जो सेक्टर्स हैं हमारे जितने भी हैं, चाहे वो प्रवासी भारतीय हों, चाहे फार्मर्स हों, जितनी भी हमारी यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, जो कम्युनिटीज़ मीन्स काम करने वाले लोग हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, जितनी भी सेक्शंस हैं, उनके लिए उन्होंने व्यवस्था कर दी और उसका मॉनिटरिंग भी हो रही है। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत पे प्रधानमंत्री जो हैं वो खुद संवाद कर रहे हैं हर स्टेट के लोगों के साथ, और बेनिफिशरी भी सामने आ रहे हैं। कोई बोलता है मैंने डेयरी का लोन लिया, कोई MES की अगर आप बात करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं। तो ये होता है एक लीडरशिप का विज़न और मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। और हमारे, मुझे लगता है कि जब इस किस्म की विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, उनसे संभावनाएँ जो हैं वो जन्म लेती हैं। ईशा शक्ति जो है वो आदमी में होनी चाहिए, और भारत के हर नागरिक में है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की लीडरशिप में है। और हमारे लिए वो एवेन्यू क्रिएट होंगे, क्योंकि चाइना जो है वो बदनाम हो गया है। और आपको पता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, ऑलमोस्ट जितनी वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग 60% चाइना में होती है, और उसमें 12 कंट्री जो है वो बाहर से जो है उनकी इन्वेस्टमेंट है। आज तो उनको तो विश्वास रहा नहीं, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, अमेरिका हो, या दूसरे कंट्री हो, क्योंकि चाइना ने ही ये बीमारी जो है वो दी है, छुपा के दी है। अब उन्होंने इसको कॉलोनाइज किया है, जब क्या किया है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन किया कराया तो उन्हीं का है, और आज वो छटपटा रहा है, चाहे बॉर्डर पे कुछ कर रहा है या दूसरे पे कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें एक तो जो हमारी फिज़िकल डिस्टेंस है, जिसको हम सोशल डिस्टेंस कहते हैं, जो 5 केंद्र बिंदु हमारी लीडरशिप ने बताए हैं, और लोग भी आज उसके साथ जो है वो जीना सीख गए हैं, कि वो हम प्रिवेंटिव मेज़र लें और उसके साथ साथ मुल्क को भी चलाएं, परिवार को भी चलाएं, और अपने जो व्यवसाय है उसको भी आगे बढ़ाएं। सरकार उनकी जो सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। द न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद थे श्यामलाल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। और जिस तरह से जो बर्निंग इश्यूज़ के ऊपर हमने आज डिस्कशन की, यूथ से रिलेटेड हमने कुछ सवाल इनसे किए, और जो एक आम आदमी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है उससे रिलेटेड भी हमने डिस्कशन की। हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने व्यूअर्स तक पल पल का अपडेट पहुंचाते रहें। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ।